So welcome everyone to the module on essay writing. आज हम दो बहुत important topics डिस्कस करने के लिए इस क्लास में एक साथ बैठे हैं. So आज के जो दो essay के topics हैं, पहला topic है हमारा you can see whether we can discuss one or more than one topic. So the first topic for today's essay is globalization. Okay, globalization यानी वैश्विकता, मतलब पूरे पृथ्वी में जो पूरे विश्व में जो लोगों का आपस में कनेक्शन होता है ना, लोग आपस में कनेक्टेड और ज्यादा जुड़ने लगते. पूरा पृथ्वी पूरी पृथ्वी आपस में कनेक्ट होके एक देश या एक जगह जैसी बन जाती है, आपस में वेल कनेक्टेड हो जाती है. उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, है ना. मतलब किसी भी चीज को अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ तो पूरे पृथ्वी में उसका संचार हो सकता है. ठीक है, तो ज्ञान के भंडार का संचार पूरी पृथ्वी में ना और उसका आदान प्रदान सब जगह होना, उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, वैश्विकता. तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इसको मैं शुरू करना चाहूंगा एक भूमिका यानी इंट्रोडक्शन के साथ. तो चलिए शुरू करते हैं. टॉपिक ग्लोबलाइजेशन इंट्रोडक्शन. Globalization is the act or process of exchanging products, information, technologies, etc. from one country to another. जैसे मैंने बताया, ग्लोबलाइजेशन मतलब कि किसी देश के साथ या किसी दो देशों के बीच में आपस में, है ना, या पृथ्वी के सभी देशों के बीच में आपस में उत्पादों का, ज्ञान का और प्रौद्योगिक का जब आदान प्रदान होता है, उसे बोलते हैं, उस कार्य को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. उस प्रक्रिया को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. इट आल्सो हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग अ फ्रेंडली रैपोर्ट अमंग डिफरेंट कंट्रीज. तो इससे एक मैत्री का संबंध स्थापित होता है दो देशों या सभी देशों में आपस में मैत्री स्थापित होती है. It also helps people in enhancing their knowledge and maintaining their standards. तो एक देश का जीवन स्तर कुछ अलग है, दूसरे का कुछ अलग है, ज्ञान स्तर कुछ अलग है, तो दोनों जब आपस में आदान प्रदान करते हैं तो दोनों को फायदा होता है ज्ञान और जीवन स्तर को सुधारने. Here we will discuss characteristics, types and impacts of globalization. आज ग्लोबलाइजेशन की विशेषताएं, ग्लोबलाइजेशन के प्रकार और ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव के ऊपर चर्चा करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की विशेषताएं, वैश्विकता की विशेषता. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यानी सबसे पहली विशेषता क्या है ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? इट कनेक्ट्स सोसाइटीज. इससे समाज जुड़ते हैं, अलग अलग समाज आपस में जुड़ते हैं, जोड़ने का काम करता है. ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट्स द सोसाइटी विद द रीजन एज वेल एज बियॉन्ड द रीजन एंड thus it establishes a good relationship among societies. तो समाजों के बीच में ये एक अच्छा संपर्क स्थापित करता है और ये एक किसी भौतिक क्षेत्र के समाजों को भी जोड़ सकता है और परे जो मतलब आपस में दूर जो भौतिक क्षेत्र है, परे या पास के भौतिक क्षेत्रों के समाजों को भी जोड़ सकता है और दूर के भौतिक क्षेत्रों के समाजों को भी आपस में जोड़ सकता है, उनके बीच में एक अच्छा सामंजस्य स्थापित. ठीक है. उसके बाद दूसरा प्रभाव ग्लोबलाइजेशन का, एक्सक्यूज मी, दूसरा प्रभाव है ग्लोबलाइजेशन का इंटरनेशनल ट्रेड मेड पॉसिबल, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को ये संभव बनाता है ग्लोबलाइजेशन. कैसे? ग्लोबलाइजेशन मेड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पॉसिबल. इट आल्सो हेल्प्ड इन ग्लोबल प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल. तो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक एकाग्रता को ये स्थापित करता है, मतलब आर्थिक इंटीग्रेशन यानी एकत्व. ठीक है, तो आर्थिक एकत्व को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबलाइजेशन स्थापित करता है. ठीक है, क्योंकि व्यापार आपस में लेन देन और व्यापार का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसको ये बढ़ावा देता है. ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन ग्लोबल प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल. एक बड़े पैमाने पर एक वैश्विक उत्पादन में ये बहुत सहायक सिद्ध होता है. अगली विशेषता है ग्लोबल टूरिज्म यानी वैश्विक पर्यटन. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन प्लेज अ वाइटल रोल मेकिंग ग्लोबल टूरिज्म पॉसिबल. तो पूरे विश्व में जब लोग एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग एक दूसरे के देश में आवागमन भी करेंगे, तो ये अंतरराष्ट्रीय आवागमन या पर्यटन को भी बढ़ावा देता है. ठीक है. पीपल बिकम इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग फॉर द सेक ऑफ ट्रेड एंड मेक मनी इन ह्यूज अमाउंट. और लोग व्यापार के लिए एक दूसरे के देश में आना जाना करते हैं और बहुत पैसा या धन अर्जित. ग्लोबल ब्रांड्स, अगला विशेषता है ग्लोबल ब्रांड्स यानी वैश्विक ब्रांडों को, वैश्विक बड़े बड़े ब्रांड्स को ये बढ़ावा देता है. कैसे? ग्लोबलाइजेशन डेवलप ग्लोबल ब्रांड्स दैट सर्व द कंट्री ऑन हायर और लोअर इनकम्स. तो किसी भी ग्लोबल ब्रांड को आप पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जिससे
कंट्री को आय होती है, चाहे कम या ज्यादा, लेकिन कंट्री को आय होती है, मुनाफा होता है। ठीक है, क्योंकि आप अपना ब्रांड जब दूसरे कंट्री में मार्केट करेंगे तो आपको बहुत मुनाफा होगा उसका, जितना आपकी सेल होगी उसके अनुसार। अगली विशेषता है ग्लोबलाइजेशन की माइग्रेशन ऑफ लेबर्स, यानी लोगों का जो गमन होता है, ठीक है, आगमन और निर्गमन। ठीक है, तो लोगों का आवागमन होता है, लेबरर्स का, मजदूरों का आवागमन होता है। ग्लोबलाइजेशन प्रमोटेड द माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स। ठीक है, तो ये इसको बढ़ावा देता है मजदूरों के आवागमन को। लार्ज नंबर लेबरर्स माइग्रेट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, फ्रॉम वन कंट्री। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लेबर्स मजदूर जाते हैं, या एक देश से दूसरे देश में मजदूर आवागमन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई ग्लोबलाइजेशन की विशेषताएं। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स इन ग्लोबलाइजेशन के प्रकार। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 3 खास तौर पे, या 3 व्यापक, जो मतलब मोटा मोटी 3 प्रकार की ग्लोबलाइजेशन होते हैं, मोटे मोटे तौर। ठीक है, और उप विभाजन भी हो सकते हैं, बट मोटा मोटी तौर पे या मोटा मोटी विभाजन अगर करें तो 3 मेन टाइप के, 3 प्रमुख प्रकार के, 3 प्रमुख प्रकार के ग्लोबलाइजेशन होते हैं। सबसे पहला ग्लोबलाइजेशन होता है इकोनॉमिक, यानी आर्थिक ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आयाम होता है ग्लोबलाइजेशन का। इट इज इंक्रीज इन द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का, पूरे विश्व में जो राष्ट्र अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका आपस में एक दूसरे पे आर्थिक निर्भरता होना, है ना, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। सब लोग आर्थिक तरीके से, जैसे अभी वर्ल्ड बैंक होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स होते हैं, ठीक है, तो देश एक दूसरे से कर्जा ले सकते हैं, दूसरे से आपदा विपदा के समय धन, आर्थिक सहायता ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। इट आल्सो रिफर्स टू द वाइड स्प्रेड movement of widespread international movement of goods, products, capitals, information, technologies, etc. तो उत्पाद होते हैं, वो एक देश से दूसरे देश में उनका आवागमन होता है, या फिर मूवमेंट यानी आवागमन। ठीक है, सो अंतरराष्ट्रीय आवागमन होता है किसका, या अंतरराष्ट्रीय भ्रमण बोल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय भ्रमण होता है किसका, उत्पादों का। ठीक है, कैपिटल का, यानी आर्थिक पैसे का, इसको कैसे बोलेंगे, पैसा, उत्पाद, ज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन तीनों का परस्पर आदान प्रदान होता है सभी देशों में एक दूसरे से। ठीक है, तो ये 4 चीजें, यानी उत्पाद, कैपिटल, ठीक है, और ज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, उत्पाद, पैसा, ज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये 4 चीजें जो हैं विश्व में एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश भ्रमण करती है, और इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, यानी आर्थिक ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, economic globalization is spreading very fast and expanding because of a good transport system and establishment of good telecommunication. तो क्योंकि इतना अच्छा यातायात प्रणाली इतनी अच्छी हो गई है, इसकी वजह से उत्पादों का, ज्ञान का, सभी चीजों का, छोटी से बड़ी चीजों का एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आयात निर्यात। ठीक है, जो मैंने चीजें आपको 4 चीजें बताई, उनका आयात निर्यात होता है एक दूसरे देश में। आयात निर्यात क्या चाहिए, अच्छा साधन चाहिए, यातायात के अच्छे साधन हो गए, फ्लाइट्स हो गई हैं, है ना, तरह तरह की ट्रेन, फ्लाइट, शिप्स, हर तरीके से आप चीजों को, अपने उत्पादों को, अपने ज्ञान को, या अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे देश तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और टेलीकम्युनिकेशन यानी फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमारा एक दूसरे से परस्पर आदान प्रदान बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से फैल रहा है। इसका अगला है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, यानी सांस्कृतिक ग्लोबलाइजेशन। सांस्कृतिक ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन का दूसरा सबसे अहम अंग या आयाम होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल। includes the transmission of ideas, values, meaning, culture, etc. Not to extend social relations with other regions as well as with other countries. तो एक दूसरे से विचारों का, मूल्यों का, अर्थों का और संस्कृतियों का आदान प्रदान करना, इसको बोलते हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। और ये सामाजिक तौर पे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के संपर्कों को दृढ़ करता है, सुदृढ़ करता है। ठीक है,
सामाजिक संस्कृतियों का जब समावेश होता है तो उससे इनके संपर्क सुदृढ़ होते हैं। इन दिस वे द सर्कुलेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। तो इनका गोलागमन यानी मतलब आपस में सर्कुलेशन, ठीक है, एक जगह से लोग दूसरी जगह गए, वहां पे अपनी संस्कृति का पालन किया, वहां के लोग यहाँ आए, तो संस्कृतियों का समावेश होता है, ठीक है, संस्कृतियों का समावेश होता है, उनका आपस में मिलना जुलना उठना बैठना जब होता है तो उससे संस्कृतियों में आपस में विचारों का आदान प्रदान होने से दोनों संस्कृतियों के बीच में संपर्क जो है और सुदृढ़ होते हैं, ठीक है। तो संस्कृतियों का गोलागमन होता है, यानी संस्कृतियां सब एक जगह से, आजकल देखिए हर किसी भी जगह में आपको सब प्रकार के सारे कल्चर्स के लोग मिल जाएंगे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई पारसी बुद्ध बौद्ध सिख पंजाबी, सब प्रकार के आप लोग किसी भी स्थान में आपको मिल जाएंगे। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे कोई पर्टिकुलर कॉम के लोग ना रहते, तो सब कॉम्स का आपस में सर्कुलेशन होता है, इसको बोलते हैं कल्चर। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आयाम ग्लोबलाइजेशन का क्या है? पॉलिटिकल यानी राजनीतिक ग्लोबलाइजेशन। Political globalization is the third major dimension of globalization. From the word political, we can extract that it must be something related to politics. So, राजनीतिक यानी इसका राजनीति से कोई ना कोई संपर्क होगा। Political globalization is the act of making growth in the worldwide political system. तो पूरे वैश्विक राजनीतिक प्रणाली में जो एक वृद्धि होती है, ठीक है, वैश्विक पूरे विश्व की राजनीतिक प्रणाली में जो वृद्धि होती है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। इट्स सिंपली द एक्सपेंशन ऑफ अ ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो किसी राजनीतिक प्रणाली का पूरे विश्व में छा जाना या फैल जाना, उसी को बोलते हैं राजनीतिक ग्लोबलाइजेशन। एक देश में जैसे जब हमें भारत को स्वाधीनता मिली तो उसके बाद कितने सारे देशों को स्वाधीनता मिलती चली गई, सब स्वाधीनता के कस्में खाने लगे, सब स्वाधीनता के, सबको स्वाधीनता प्रिय हो, सभी को लगा कि जब भारत को मिल सकती तो हमें भी मिल सकती। इस तरीके से सब जगह प्रजातंत्र का आगमन हुआ। और आज के टाइम में आप किसी भी देश में कोई आप किसी जाति के प्रति मानहानि अगर आप करते हैं या कुछ किसी के ऊपर किसी भी आप व्यक्ति विशेष या जाति विशेष का आप शोषण नहीं कर सकते, नहीं तो वो पूरे विश्व का मुद्दा हो जाता है, केवल एक देश का, तो पूरा विश्व एक कुटुंब जैसा हो गया। इसको बोलते हैं राजनीतिक ग्लोबलाइजेशन। तो हमने प्रकार डिस्कस कर लिए और उससे पहले हमने इसके विशेषताएं चर्चा कर ली। अब हम इसके फायदे और नुकसान, लाभ और हानि चर्चा करेंगे। ग्लोबलाइजेशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। As you all know that every coin has two faces, similarly every cause has two kinds of effects. One is positive, the other is negative. तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से हर कारण के दो प्रभाव होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, ठीक है। कोई भी चीज होती है उसके दोनों तरीके से प्रभाव हो सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव इसमें। Here we will discuss both the effects of globalization. तो आज हम लाभ और हानि, ग्लोबलाइजेशन के भी कुछ लाभ होंगे, कुछ हानियां होंगी, कुछ उसके प्लस पॉइंट्स होंगे, कुछ डाउन साइड्स होंगी, दोनों को हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लाभ को चर्चा करेंगे, उससे पहले हानि को चर्चा नहीं किया जाता, पहले लाभ। एडवांटेजेस, पहला क्या लाभ है ग्लोबलाइजेशन से? अराइवल ऑफ न्यू कल्चर्स, ग्लोबलाइजेशन नए संस्कृतियों का आगमन। ग्लोबलाइजेशन has introduced us to many cultures that we were not even aware of. तो ऐसे संस्कृतियों से हमें परिचय कराया ग्लोबलाइजेशन, जिनके बारे में हमें कुछ बोध भी नहीं था, ज्ञान अंदाजा भी नहीं था। Today we can enjoy foreign cultures, foreign food, music, etc. because of globalization. तो आज हम विदेशी खाना, विदेशी मूवीज, विदेशी गाने, विदेशी संस्कृतियां, विदेशी अभ्यास, आदतें, विदेशी संस्कृति के बारे में हम कितना कुछ जानते हैं, ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से। So arrival of new technologies and innovations. तो नए प्रौद्योगों का और नए इनोवेशंस यानी वैज्ञानिक तकनीकियों का, नई वैज्ञानिक तकनीकियों का और नई वैज्ञानिक खोजों का आगमन। Globalization has also introduced arrival of new technologies and innovations, ठीक है। Globalization has introduced us to many new technologies. कई नए प्रौद्योगिकियों से या प्रौद्योगों से हमें ग्लोबलाइजेशन ने परिचित कराया। In today's era, it has been so easier to stay connected and communicate with people. तो लोगों के साथ जुड़े रहना कितना ज्यादा सरल और कितना ज्यादा आदान प्रदान करना उनके साथ इतना सरल हो गया। It's also become easier to transfer the information, और किसी भी ज्ञान का संचार करना, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि लोगों का क्या चीज ट्रांसमिट होता है, मूल्यों का, संस्कृतियों का जैसे संचार होता है, वैसे ज्ञान का भी संचार होता है। ज्ञान का संचार जैसे होता है वैसे ही संस्कृतियों का भी, अभी हमने संस्कृतियों के संचार के बारे में, उसी तरीके से ज्ञान का भी संचार। तो ज्ञान का संचार करना आजकल कितना सरल हो चुका है। एक आप व्हाट्सएप पे क्लिक करिए, तुरंत आपके दोस्त
या आपके जो भी मित्र हैं या जो भी आप जिनको भी आप मैसेज भेजना चाह रहे हैं उस व्यक्ति तक तुरंत वो मैसेज इंस्टेंटली रिसीव होता है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं, आधे मिनट, ठीक, 2-3 सेकंड में उसको वो मैसेज रिसीव, ठीक है। तो ज्ञान का संचार करना कितना सरल हो गया, आप अपने मित्रों, परिवारजनों, अपने जान पहचान के लोगों से कितनी सरलता से ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट, कम दामों पर उत्पादों की उत्पादों को की प्राप्ति, ठीक है, अवेलेबिलिटी। तो कम दाम पे आप उत्पादों की प्राप्ति। ग्लोबलाइजेशन has also made it easier for us to access products at lower cost. कम दामों पे हम किसी भी उत्पादों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? ग्लोबलाइजेशन। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हेल्प पीपल इन मेंटेनिंग देयर लाइफस्टाइल। तो किसी देश में कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उसको वहां से निर्यात करके आप अपने देश में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चीज वैसे बहुत जो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में दूसरी जगह हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में, तो हमारे को महंगी है, अगर दूसरा देश हमें भेज रहा है तो थोड़ा उसका दाम कम होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो सप्लाई है, आपूर्ति है, वो ज्यादा है, मांग कम है। तो एक देश दूसरे देश की जरूरतों को पूरा कर सकता है, उसकी वजह से उत्पादों को कम मूल्य में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो लोगों की जीवन प्रणाली है, ठीक है, इन मेंटेनिंग देयर लाइफस्टाइल्स बेटर, तो लोगों के जो जीवन का कायदा है या जीवन प्रणाली है, उसको लोग और अच्छे से यापन कर सकते हैं। इसके बाद अगला लाभ क्या है ग्लोबलाइजेशन का? चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लोगों के जीवन स्तर में बदलाव। As the nation is developing because of globalization, so people also started developing their way. लोगों ने भी अपने रहने का कायदा बदल दिया, जैसे जैसे देश का विकास हुआ, वैसे वैसे लोगों के जीवन प्रणाली भी बदल गई। Now they believe in keeping the standards high and also maintain. और लोग अब जीवन स्तर को बहुत उच्च स्तर में जीना चाहते हैं और उसको वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं। कोई भी बहुत ज्यादा गरीब होके या हैंड टू माउथ होके नहीं रहना चाहते। वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से संभव हुआ है, क्योंकि अभी हमने देखा कि उत्पादों का मूल्य जो है कम होता है और लोग ज्यादा उत्पादों का उपभोक्ता जो है ज्यादा से ज्यादा उत्पादों का उपभोग कर सकता है और अपने जीवन स्तर को सुधार सकता है। उसके बाद आखिरी जो लाभ है क्या है? इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार में वृद्धि। रोजगार में वृद्धि कैसे होगी ये आप समझ ही पा रहे होंगे, पढ़ते हैं अभी। ग्लोबलाइजेशन हैज मेड रैपिड ग्रोथ इन गेटिंग पीपल एम्प्लॉयड ऑन अ लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पे लोगों को जॉब दिलाने में इसने बहुत तेजी से वृद्धि करी ग्लोबलाइजेशन। एज कंपनीज आर इंक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेबरर्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे कंपनियां बढ़ रही हैं, मजदूरों की मांग भी बढ़ रही है। एम्प्लॉयमेंट हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जब एक देश में लेबर का सप्लाई कम है, ठीक है, आपूर्ति कम है, तो दूसरे देश से उस आपूर्ति को लेके अपनी जरूरतों, अपनी मांग को पूरी कर सकते हैं। जैसे उत्पादों का दाम जैसे कम हो जाता है, लेबर भी हमें, मजदूर भी कम रेट में कम चीप लेबर, यानी सब मजदूर हमें सस्ते में मिलेगा। जब हम देश से लेंगे जहाँ पे मजदूर ज्यादा है, जहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार चाहिए, दूसरे देश में जाके कमाना चाहते हैं, तो दूसरे देश में आके कमा सकते हैं और जिससे उनको रोजगार मिलता है। तो रोजगार देने में भी काफी वृद्धि करी है इसने ग्लोबलाइजेशन। जैसे इंडिया में अगर जॉब्स नहीं है तो लोग सारे फॉरेन कंट्रीज में जाके बहुत डिफरेंट टाइप के काम कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो अपने देश में ही जीना पड़ता। उसके बाद अब लाभ हमने चर्चा कर लिया, अब हम हानियां चर्चा करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। हानियां क्या है? सबसे पहली हानि है डिसएडवांटेजेस। रिक्रूटिंग लेबर्स फ्रॉम वर्ल्ड, पूरे सब जगह से मजदूरों को नौकरी देना, ठीक है, रिक्रूट करना यानी नौकरी में लेना। ग्लोबलाइजेशन मेक्स कंपनीज हायर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व से हम कहीं से भी मजदूर ले सकते हैं, केवल एक देश से नहीं। मैक्सिमम टाइम व्हाट हैपेंस इज लेबर्स feel difficult for them to understand the language and culture, लेकिन वो दूसरे जगह आके वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते, संस्कृति, वहाँ की भाषा और वहाँ की जीवन प्रणाली के साथ कई बार क्या होता है कि लोग एडजस्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये एक हानि है ना। दूसरी जगह जाके कई बार उनको जातिवाद का शिकार बनना पड़ जाता है, रेसिज्म का शिकार होना पड़ता है और देश में शांति हो जाती है। उसके बाद अगला नुकसान क्या है ग्लोबलाइजेशन का? अनफेयर एमएनसीज, है ना, जो कि मतलब न्यायहीन कंपनियां जो होती हैं, एमएनसीज होती हैं, जिनके जो न्याय के
सिद्धांत पे काम नहीं करती, अनफेयर, ठीक है, न्यायहीन। सो MNCs आर मैक्सिमम टाइम्स अनफेयर विद द लेबर्स, अपने मजदूरों के साथ ज्यादातर भी न्याय नहीं करती, न्याय, ठीक है, अन्यायपूर्ण व्यवहार करती। They make them work for maximum hours and don't pay proper amount of return. वो अन्याय कैसे करती है, उससे बहुत काम लेती है और उनको अच्छा वेतन नहीं प्रदान करती उसके बाद, ठीक है। तो बहुत सारी अन्यायपूर्ण जो कंपनियां हैं वो भी अपने लेबर्स के साथ शोषण करती हैं, और ये भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का ही एक प्रभाव। उसके बाद अगला नुकसान, चीप कॉस्ट पेड टू लेबर्स, ठीक है, सस्ता मूल्य प्रदान करना लेबर्स को। कैसे? As we have discussed in the previous point that laborers are paid less, but they're expected to work for maximum hours. In this way, it becomes difficult for them to manage their family and maintain a good lifestyle. तो जब उनको, अभी हमने पढ़ा कि उनसे बहुत काम लेती है, उनको अच्छा वेतन नहीं देती, उसकी वजह से क्या होता है, उनको ज्यादा से ज्यादा घंटों तक काम करना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उनको अपना परिवार चलाने में, परिवार का यापन, परिवार का प्रबंध करने में बहुत दिक्कत होती है, परिवार चलाने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, और अपनी जीवन प्रणाली को वो एक न्यूनतम स्तर पे भी बना के नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उनको उनसे काम लिया जाता है, उनको जैसा शोषण होता है, तो पैसा नहीं मिलता। बहुत सारी ऐसी MNCs होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि लोगों के साथ काम ज्यादा लेती हैं और वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन नहीं करने देती और वेतन भी नहीं, ठीक है। और इसके बाद अगली हानि क्या है ग्लोबलाइजेशन की, लॉस ऑफ कल्चर, संस्कृति का नाश। As people migrate from their country to some other country in search of job, they used to forget the cultural tradition, start from the cultural tradition of the country which they are staying. लोग अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, और ये हो ही रहा है। इस भारत से कितने सारे परिवार जो हैं, खास करके पंजाबी लोग, सिख लोग जो है, कनाडा US जाके बसते हैं, और फिर वहाँ जाके अपनी संस्कृति को, बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे हमारे देश के कितने सारे लोग जो अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं बाहर से। खास करके हिंदू, क्योंकि जो हिंदू धर्म है वो भारत में काफी प्रधान है, ठीक है, और बाकी देशों में है, लेकिन फिर भी लोग बाहर जाके जो पर संस्कृति है, जो दूसरे देशीय संस्कृति को अपना लेते हैं, और अपनी संस्कृति को, इस संस्कृति, उनकी अपनी खुद की संस्कृति का नाश होगा। तो इसके चलते बहुत सारे लोग अपनी संस्कृति को गवा बैठे हैं, वो पर संस्कृति में जाके वास करते हैं। उसके बाद अगली आखिरी जो हानि है क्या है, लोकल जॉब लॉस, ठीक है। तो लोकल यानी क्षेत्रिक जो नौकरी का नुकसान होता है, ठीक है, जॉब का लॉस होता है, लोग अपनी जॉब गवाते हैं, ठीक है। यानी जो आपके पास के लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उनको, उनके लिए नौकरी, उनको नौकरी ना देकर दूसरे को नौकरी दे, ठीक है। तो पास के लोगों की नौकरी को गवा देना, ठीक है, पास के लोगों का नौकरी, अपनी नौकरी को गवा देना या नौकरी पाने की आशा को गवा देना, ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कैसे होता है समझ ही पा रहे होंगे। In order to get a job, people migrate to some other countries. In this way, they lose the opportunity to work in domestic jobs. तो जब बाहर से लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, तो बहुत केसेस में क्या होता है, लोकल लोगों को स्पर्धा सामना करनी पड़ती है, ठीक है। और जो लोकल्स हैं, उनको कई बार नौकरी को चाहते हुए भी नौकरी को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि बाहर से और ज्यादा योग्य लोगों को कंपनी ले लेती है, ठीक है। तो लोकल्स को कई बार जॉब नहीं मिल पाती है, लेकिन वो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहा। लोकल जॉब लॉस मतलब अपने पास में रहने वाली नौकरी को, दैट मींस लोग इतना बाहर जाने का इतना फितूर होता है उनके मन में कि वो अपने पास की नौकरी को ही कोई तवज्जो नहीं देते और बाहर जाके नौकरी करते हैं। इसकी वजह से जो उनकी डोमेस्टिक यानी अपनी स्वदेशी नौकरियां होती हैं, उसको वो लोग गवा के विदेशी नौकरियों में जाके भर्ती होते हैं, ठीक है। तो बाहर की नौकरी में भर्ती होने से कि अपनी स्वदेशी नौकरियां जो है वो लोग गवा देते हैं, इट इज कॉल्ड लोकल जॉब, ठीक है। तो ये सब हमने लाभ और हानियां चर्चा करी ग्लोबलाइजेशन की, हम अपना निष्कर्ष दी, कंक्लूजन। From the above discussion, we can conclude that globalization has both negative as well as positive impacts. दोनों सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होते हैं किसके, ग्लोबलाइजेशन के। Both the impacts have been discussed in detail. और ये कोई भी चीज होती है तो कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं होती, उसके अपने लाभ और हानियां होती है, लेकिन फिर भी ग्लोबलाइजेशन मोटा मोटी तौर पे ओवरऑल जो है वो एक बहुत ही सकारात्मक प्रोसेस है या सकारात्मक प्रक्रिया है, जो कि, ठीक है, सकारात्मक फिनोमेना है, प्रक्रिया है, जो कि अगर नहीं होती तो आज हम पूरे विश्व के साथ इतनी सरलता से और इतनी संबद्धता के साथ जुड़ नहीं पाते जितना हम अभी जुड़ चुके, ठीक है। तो उसी कमेंट के साथ मैं क्लास को विराम दूंगा और
ग्लोबलाइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर हम बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, बट 500 वर्ड्स के लिमिटेशन के चलते हमें आज की क्लास को यहीं पे पॉज करना है। ओके, सो आई कांग्रेचुलेट एवरीवन फॉर टेकिंग this lecture of globalization, essay writing module. So see you in the next class. All the best.